नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम जान रहे हैं भारत का वर्चस्व और इंटरनेशनल रिलेशन में भारत की भूमिका। और इस भूमिका में संदर्भ लेंगे कि भारत एक विकसित देश की तरह एक्ट करना कब शुरू हुआ। 2008 में भारत में मुंबई में टेरर अटैक्स हुए। और टेरर अटैक्स किस तरह के थे कि कुछ व्यक्ति समुद्र के रास्ते से एक बोट का माध्यम बनाते हुए इंडियन टेरिटरी में इजीली घुसे। किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया और इंडियन बोट थी तो मछुआरों की बोट थी तो किसी ने ट्रेस करने की कोशिश नहीं की। और ब्लैंक पॉइंट रेंज पे न जाने कितने मासूम लोगों को एक ही रात में मार दिया गया। यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल में मरीज भर्ती थे, उन जख्मी लोगों को, जो बच्चों के वार्ड थे वहाँ पे बच्चों को किल्ड बुचरली। देखिए, मैं इसके बारे में बयान नहीं कर सकता हूँ। दैट वाज द हैवॉक नाइट ऑफ द इंडियन सिस्टम एट दैट नाइट। सभी को पता था कि कुछ कितने हैं अंदाज़ा लगाया जा रहा था, 100 हैं, 20 हैं, 10 हैं। मुझे फाइनली पता लग भी गया, बट दे वर नॉट बीइंग एबल टू कैरी अवे, ट्रॉटेड अवे। उन्होंने ताज को ऑक्यूपाई कर लिया। एंड इट वाज द फर्स्ट डे कि इंडिया कर क्या रहा है, अपनी सिक्योरिटी इतनी वीक क्यों है। लाइक इफ हमारे यहाँ ना, मैं ये मानता हूँ और मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि थैंक्स टू पाकिस्तान, कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो हम इतने वेल प्लान्ड और इतने कोऑर्डिनेटेड नहीं हो पाते थे। पीसफुल नेशंस ज़्यादातर उनकी ना आर्मी और उनकी सभी चीज़ें बड़ी लैगिंग बिहाइंड। जब लड़ाई होनी नहीं है तो आर्मी के लोग भी पेट बाहर निकल जाएगा, एक्सरसाइज करेंगे नहीं, कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कुछ बनाने का सोचेंगे नहीं कि हमको यहाँ पे सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। दीज ऑल अटैक्स बाय पाकिस्तान at the regular interval of times made India to think beyond the limit। ये जो think beyond the limit था, इसने इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को एक बार जागृत किया कि हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज होनी कैसी चाहिए, कौन से एरियाज ऑफ थ्रेट हैं, उनको कवर अप कैसे करना है, और कंट्रीज कैसे करती हैं। We taken the model from Mossad और कैसे काउंटर इंसर्जेंसी एक्शंस प्लान किए जाते हैं, क्या इसमें इंटरनेशनल लॉज वैलिडेशन देते हैं। आज तक यही सोचता था कि हम किसी की ज़मीन पर सरजमीन पर पाँव नहीं रखेंगे, ये हमारे इज्जत के खिलाफ है, हम बड़े धार्मिक हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे वैसे हैं। परंतु एक इंसर्जेंसी मतलब अपने देश की रक्षा के लिए कोई आपके घर के ऊपर कोई भूडों का छत्ता लग जाता है, वैस्ट जो रहते हैं, तो आप उसको बच्चों की सेफ्टी के लिए उसको वहाँ से हटाते हैं कि ऐसा ना हो बच्चे खिड़की खोलें और उनको टकरा दें। हम ये कहें कि जो हमारे घर की रेंज के बाहर हैं हम उनको क्यों डिस्टर्ब करें, हमारे घर के अंदर थोड़ी है। जो बाहर हैं वो कभी भी अंदर आकर अटैक कर देते हैं, सेफ्टी से बाहर बैठे रहते हैं, तो उसको हटाना भी हमारा बहुत बड़ा रोल था। एंड इंडिया एक्टेड वेरी वाइजली। After 2008, 2009, 2010, every year कोई ना कोई जब बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हम पाकिस्तान की एजेंसीज को बताते थे कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व है। वो कहते थे नहीं नहीं हम टीम भेजेंगे, हम इसको जांच करेंगे। हम उनको सारे सबूत देते थे, सारे सबूत की वो कॉपीज बना के साथ में ले जाते थे और बाद में जाके कहते थे ये फर्जी ड्रामा है, इंडिया का है, बेकार है। पहले बड़े प्यार से बात होती थी। दे आर एक्टिंग किया। जब इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है, जैसा इंडिया बोल रहा है वैसे वैसे बोलो, नहीं यार भाई आपके लिए कुछ करेंगे, जी जान से पकड़ेंगे, एक एक को सजा मिलेगी। एंड दे बैक ट्रैक वेरी ब्यूटीफुल। और मुझे नहीं समझ आती, इंडिया इज द वर्स्ट इडियट कंट्री। इन 1972 में उन्होंने इतना ज़बरदस्त बैक ट्रैक किया शिमला एग्रीमेंट से कि यहाँ पर घुटने टेक रहे हैं कि सर प्लीज़ हमारे 90,000 साथी छोड़ दें, आपकी हर चीज़ मानेंगे, अभी आप LOC मत मांगिए, अभी आप कश्मीर मत मांगिए,
हम जाते ही मुद्दा सॉल्व करते हैं, ओपन कर देंगे बॉर्डर्स, सब कुछ अच्छा होगा, हम प्यार से बात करेंगे, हम इत्मीनान से टॉक। और वहाँ जाते ही जो बैक ट्रैक किया उन्होंने, अरे इंडिया के घुटने टिकवा दिए, सारे बंदे वापस लेके आए हैं, किसी की मजाल नहीं थी हमारे आगे बोल सके। अरे हम 1972 की ना वार जीत के बिना जो किरकिरी कराई हमने, मज़ेदार थी, एकदम मज़ेदार। मतलब कि सारी दुनिया इंडिया पे हंसती थी, यार ये क्या है कंट्री यार, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था। आई अप्रिशिएट मिसेस गांधी, उन्होंने 1971 में जो डिसीजंस लिए, फार ब्यूटीफुल, आई अप्रिशिएट। बट जो 1972 में डिसीजंस हुए, जैसे ही पाकिस्तान ने वहाँ पे बैक ट्रैक किया, इट मस्ट बी डिलीवर्ड विद अ हार्ड वॉइस अटैक, मतलब कि उसके ऊपर सैंक्शंस है, कुछ भी ऐसा आना चाहिए था उस समय। हम चुप करके बैठ गए। 1962 में अक्साई चीन का एरिया आने के बाद बहुत बढ़िया स्पीच दी जवाहरलाल नेहरू ने, हम एक एक इंच भूमि जब तक वापस नहीं आएगी, हम जब तक शहीदों की घरों को एक एक उसकी भूमि का टुकड़ा वापस नहीं दिलाते, हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हम ये नहीं मनाएंगे, हम वो नहीं मनाएंगे। पता नहीं यार, स्पीच रहती है फॉर द टाइम बीइंग, उसको बाद में एक्टिविटी नहीं करते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन इन इंडिया। हम बार बार धोखा खाते थे, और लोगों ने धोखा खाने की हमारी प्रवृत्ति को हमारा भोलापन नहीं, हमारी बेवकूफ़ी मानना शुरू कर दिया। They started to believe Indians are the foolish most person in this world. Just attack, उनके एरिया में घुस जाओ, और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज को वहाँ पे इन्वॉल्व करो और नई LOC ड्रॉ कर दो। 1999 में भी यही प्लान था। गड़बड़ी ये थी, गवर्नमेंट बदल गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। Government acted very wisely, not only on the front of the war, but on the front of the जो स्पीचमैन स्पोक्समैनशिप है, और जो हमारी कह सकते हैं कि जो हमारे आर्बिट्रेटर्स हैं, दे परफॉर्म्ड एट द बेस्ट ऑफ द लेवल्स। उन्होंने हमारे मतलब कि जो मुद्दे को इंटरनेशनली इतने सफाई से रखा। आई कैन से सो दैट वाज अनदर फ्रंट ऑफ वॉर। लेकिन जो हमारी स्टेट्समैनशिप थी, दैट वाज मोर विक्टोरियस देन द वॉर विक्ट्री, बिकॉज हम वॉर तो 71 की बहुत बढ़िया जीते थे। 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे हमारे पास, घुटने टिकवा दिए थे उनके, 16 दिसंबर को सिग्नेचर पर मजबूर करवा दिया था उनको। बट इवेंचुअली स्टेट्समैनशिप वाज अ बिग फेलियर। इस बार वो फेलियर नहीं आया। अटल जी ने दूसरे फ्रंट को इतना संभाला कि पाकिस्तान को उठने ही नहीं दिया, उसके गले में ठोक के जवाब दिया कि हाँ मानते हो तुम्हारी सेना है, नहीं है तुम्हें पिटने, तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? पाकिस्तान चिल्लाएगा कैसे? अब पाकिस्तान को दोनों फ्रंट्स पे घेर लिया। अगर वो मानता है कि उसने सेना भेजी तो भी नहीं उसको छोड़ेंगे, तो उसने इंटरनेशनल वायलेशन की है। अगर उसने मानता है कि मेरे बंदे ही नहीं है, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों तरफ से फंसा के उसको मारा। पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि स्टेट्समैनशिप का जवाब क्या निकाला। तो भारत की राजनीति में ये बदलाव, ये समीकरण 1999 के इस युद्ध में, कारगिल वॉर में दिखे। ऐसा ही कुछ आगे भी चलता, परंतु 2004 में सारे समीकरणों पर बेस्ट परफॉर्म करने वाली ये गवर्नमेंट एक लोगो देती है, इंडिया शाइनिंग, भारत चमक रहा है, और कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कहाँ चमक रहा है? गरीबी है, बेरोजगारी है, कहाँ चमक रहा है? लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। परंतु इतनी सी बात पे एक गवर्नमेंट चली कैसे जाएगी जिसने इतना काम किया हो, लोगों के मन में उसकी छाप हो? चली इस प्रकार से गई बिकॉज दैट वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अगर मैं आज ऑनलाइन जो वीडियोस देख रहा हूँ उसमें से पता चलता है कि वो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो रही थी कि वेस्ट वाज नॉट बिलीविंग इन दैट गवर्नमेंट कि हम पपेट गवर्नमेंट कहाँ से लाएं। एंड पपेट्स वर ओनली अवेलेबल इन द ऑपोजिशन एट दैट टाइम in 2004, and that puppet government was being created by the western forces. मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ ये फोर्सेस खाली इंडिया के लिए नहीं, अमेरिका पे भी एक्ट करती हैं। और बहुत बार ऐसा ब्लेम आया कि वहाँ के भी एक राष्ट्रपति के चुनाव में विदेशी शक्तियों का सम्मिश्रण था, ताकि वहाँ पे वो सरकार आए जो उनकी फेवरेबल हो, और अमेरिका ने उसका भुगतान भुगता भी है। तो इसी प्रकार से इंडिया को भी इंटरनेशनल पावर्स डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे डोंट वांट इंडिया टू बी ऑन द राइज, दे डोंट वांट इंडिया टू बी ऑन द टेबल। इंडिया का चंद्रयान 2 मिशन फेल होते ही ऐसा कार्टून बनाया गया वेस्टर्न
काउंटर पार्ट्स में, न्यूज़पेपर्स में, कि सभी अलाइड कंट्रीज अंदर बैठी हैं कोट पैंट पहन के, और इंडिया धोती पहनी हुई है, पगड़ी पहना हुआ है, एक काला सा आदमी सांवला सा एक बैल को हाथ में लिए नॉक कर रहा है दरवाजे पे कि हमें भी अंदर आने दीजिएगा। कि अभी भी उनके माइंड में अपार्थीड जैसी घटिया पॉलिसीज हैं, ऊंच नीच का भेदभाव। ये कहने के लिए egalitarian societies, right to speak and right to vote and everything, still there is a very differentiating meaning। आज इंडिया के लोग जो मानते हैं कि यार दलितों के साथ बुरा होता है, अब देखिए न्यूज़पेपर उठाइए, पूरे इंडिया के लिए यही कल्चर उनके माइंड में है। बीइंग इंडियन दे हैव ओनली दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट अर्लियर फॉर द इंडिया, बट नाउअडेज things are changing. Why the things are changing? क्यों चेंज आ रहा है, क्यों बदलाव आ रहा है? जो झुकता है उसको लोग झुकाए रहते हैं। आप दृढ़ संकल्प होकर खड़े होइए, आप आंखों में आंखें मिलाकर बात कीजिए, और कोई आपका पीठ में या बगल में छुरी दबा के आपके ऊपर आघात करने आए तो उसका हाथ मरोड़ कर तोड़ कर उसी को घूम दीजिए। यदि आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज अ मास लीडर, बट वो अच्छे इंसान थे, इतनी बारीकी से कूटनीतियों को समझ नहीं पाए कि सारा विश्व ताशकंद में मेरे ही प्रतीक्षा करना मुझे मारने की। कि कूटनीतिक समस्याओं को सुलझा नहीं पाए, अपने आसपास के लोगों को समझ नहीं पाए। एक अच्छा नेता वो नहीं है जो सारी जनता का भला करना चाहता है, अच्छा सोचता है। वो अच्छा सोचने के साथ अपना स्व का अच्छा रक्षक भी होना चाहिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए भी उसको सजग होना चाहिए। चाणक्य ने जिस प्रकार चंद्रगुप्त को महल में जाने से पहले जानबूझ के मना किया कि पहले मैं जाऊंगा, मैंने जीता है, लेट मी एंटर इन फर्स्ट, मैं सौगंध प्रसाद जाऊंगा, तो सभी लोग हैरान थे कि व्हाट इज दिस चीप काइंड ऑफ पर्सन इज, ना ईगो है इसमें। परंतु उसने जाते हुए महल की दीवारों को हल्का हल्का ठक ठक करके चेक करना शुरू किया। उसको पता लगा दीवारें खोखली हैं, कुछ गड़बड़ है, माथा ठनक रहा था। ही वाज रेडी फॉर आफ्टरमैथ आल्सो कि हमने युद्ध जीत लिया, हम खुश होकर बैठने वाले मुझे नहीं है। भारत पर अक्सर ही आता है, हमको ऐसा इतिहास पढ़ाया गया है कि हम युद्ध जीत जाते हैं ना, हम बड़े खुश हो जाते हैं, मगर पाकिस्तान या अलगाववादी या फिर मुस्लिम्स जो हैं या और भी जितने भी व्यक्ति हैं, वो हारने के बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग बैक आते हैं और खुश नहीं होते हैं, और अगर वो जीत भी जाते हैं तो जीतने में खुशी नहीं मनाते। दे आर वेरी रेडी फॉर द नेक्स्ट वॉर ऑल्सो। तो चाणक्य नीति के अनुसार, और चाणक्य ने तो उस समय उस महल को आग लगवा दिया, और आग लगवाई तो उनकी दीवारों में जितने भी लोग छिपे हुए थे आघात करने के लिए, सब जल के राख हो गए। थिंक बियॉन्ड भी एक आपके पास माइंड में होना चाहिए, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी ने 2016 में नोटबंदी का डिसीजन लिया, तो बहुत सारे लोग उनके जो इंडियंस थे, हिंदू थे, व्यापारी थे, बहुत सारे लोग एंटी हो गए। मैंने ऐसा सुना और कई चैनल्स पे भी, कई वीडियो शॉर्ट वीडियो में देखा कि लोग उनके मारने के लिए कोई हवन कर रहा है, कोई तांत्रिकों के पास जा रहा है, कोई बाबा जी को कह रहा है कि मेरे 400 करोड़ रुपए डूब जाएंगे, 10 करोड़ तुमको दूंगा, 20 करोड़ दूंगा, मोदी मर जाए। तंत्र विद्या, कोई यंत्र विद्या, और कई इमाम देखे जो उनके लिए एंटी कलमा पढ़ रहे हैं कि इसको मार देंगे, अभी जलालत में डूब जाएगा। फिर और भी उसके बाद तो चलो चलता ही चला गया, वो शायद पहला हिट था उनका देशवासियों को प्यारे भाइयों और बहनों कह के, तो उसी में सभी हिल जाते हैं। जब वो दोबारा प्यारे भाइयों और बहनों कहते हैं तो सभी लोग समझते हैं यार कुछ तहलका होने वाला है। तो उसके बाद तो एक से एक चीज़ हुई, एंड इंडिया कमिंग ऑन टॉप। और जो अब तो ये है कि जो बहुत बुरे छन्नियाँ लगती गई, और जो छन छन के छन्नी में जो कचरा फंसता गया, वो दिखते दिखते एंड में क्या पता चल रहा है कि आज वो सारा कचरा इकट्ठा होकर महागठबंधन है। देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑपोजिशन, ऑपोजिशन अच्छी होनी चाहिए, राइवलरी होनी चाहिए, हाँ टहलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल मैं कुमार विश्वास जी को सहमत हूँ कि बीजेपी मधुमेह के रोग से मारी, बहुत मीठे में मर रही है, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। गलतियां तो हर किसी में होती हैं भैया, आप भगवान थोड़ी हैं। मगर अच्छी ऑपोजिशन उन गलतियों को निकाल रही है। ऑपोजिशन गलतियां निकालने की बजाय कुछ और ही लकीर को पीटती रहती है। लेकिन उनको चैलेंज देना चाहिए कि और अच्छा बन सके देश,
कि आप इनको घसीटिए कई मुद्दों पर कि ये टाइमली क्यों नहीं हो रहा है, इतनी डिलीवरी क्यों आई है अभी तक, डिलीवरी पूरी क्यों नहीं आई है जब पेमेंट पूरी दी गई है, काम स्लो है कई जगह पे अभी भी। उसको पुरानी गवर्नमेंट से बहुत फास्ट है, तो उसमें स्लोनेस किसी को दिख नहीं रही है। और अच्छा ऑपोजिशन उसको और मुस्तैद बनाए और कोई अच्छा डिसीजन हो उस पर सपोर्ट भी करे। इन्होंने तो ऑपोजिशन आज की तो सोच ही लिया है भैया हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, हमने तो बुरा ही बोलना है, ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं, हितकारी नहीं है। और आप अगर सजग होकर के कहें कि यार कुछ अभी अच्छा हो, हमको सत्ता नहीं मिलेगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग नोशन। परंतु आज देश में एक अच्छी ऑपोजिशन की भी रिक्वायरमेंट है। मैं ये कहूँगा कि देश को एक सजग और जागरूक ऑपोजिशन भी चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अच्छे लोग और पॉलिटिक्स में आए और कम से कम कुछ जीते सीटें और ऑपोजिशन में जाके भी बैठे तो सही से विरोध करना सीखें, ठीक है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा कि भारत के आंतरिक मसलों पर जो भारत की मुस्तैदी आई है, जो भारत ने एक उच्च कोटि का एक समन्वय दिखाया है, इसके लिए भारत को शत-शत नमन। और आगे और भी अधिक सजग रहने के लिए, क्योंकि अब शक्तियां सब एकजुट हो रही हैं, अब वो राष्ट्र को तोड़ने के लिए विघटनकारी शक्तियां जब एकजुट हो जाएंगी, कहते हैं कि जब विघटनकारी शक्तियां एकजुट होकर उन्मत्त हो जाती हैं हार हार के, तो विषैले सर्प की तरह जहां तहां देखो फुंकारें मार के डसने लगता है, उसके बाद कोई दिशाहीन हो जाते हैं। और ऐसी दिशाहीनता में और उग्रता में नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तब और सजगता से युद्ध करना पड़ता है। रावण के जब सब बेटे मारे गए तो वो पगला सा गया, चारों ओर वानों की वर्षा करने लगा, पगला गया जैसे। तो ऐसे में युद्ध और कठिन हो जाता है। तो उस समय हार से बचने के लिए हमको और सजग और दृढ़ चित्त होकर युद्ध करना पड़ता है। तो इसीलिए अब सजगता का समय सबसे अधिक है देश को टूटने से बचाने के लिए। आप सभी की इस लाइक और सपोर्ट की आवश्यकता है। डू लाइक एंड सपोर्ट और हमारे साथ बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप